नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज के सेशन में कर रहे हैं आपके साथ एक नोटिफिकेशन जो ई इनवॉइस का आया था, और वो बाकी जो 3 सर्कुलर है वो कर रहे हैं। मैं आपको एक बार दिखला देता हूँ। ये एक नोटिफिकेशन आया 17/2022 सेंट्रल टैक्स, और ये 3 सर्कुलर 177, 178 एंड 179। तो बताएगा इस नोटिफिकेशन में क्या लिखा है इन्होंने। डेट क्या था 1 अगस्त 2022, और इसका इफेक्टिव डेट है 1 अक्टूबर 2022, और ये ई इनवॉइस का है। यस ये कहां गया? दोबारा करो। और इसका इफेक्टिव डेट, वैसे जनरली नोटिफिकेशन का इफेक्टिव डेट क्या होता है? From the date when it was notified. फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज Notified. नोटिफाइड हुआ है 1st August. 2022। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और डेट डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे इसमें डाला हुआ है, तो 1 अक्टूबर 2022 हो जाएगा। और इसमें जो ई इनवॉइस का जो इफेक्ट लिमिट था वो कितना था? पहले 20 करोड़ 20 करोड़ था, उसको कितना कर दिया गया? 10 करोड़ 10 करोड़ कर दिया गया। रूल कौन सा एक्सरसाइज किया? 48 सब रूल 4 से। ठीक बात। यस अब इसको जरा समझते हैं। वैसे तो हमने जो वॉल्यूम 1 का जो सेशन लिया था उसमें हमने बहुत डिटेल में किया था। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे इसको इंटरप्रेट करना है। देखिए, ई इनवॉइस किसको एप्लीकेबल है? For me to be registered. यहाँ से इस लाइन से पढ़िए, रजिस्टर्ड पर्सन को। Yes. Registered person and the turnover is more than 10 crores, so it is from 670 half. करेक्ट। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर इसको देखें, यहाँ पर एक्सीड्स 10 करोड़। 10 करोड़ किस फाइनेंशियल ईयर में? एनी फाइनेंशियल फ्रॉम 17 बोला जो आज जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 22-23. 22-23 को छोड़ के यस इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो 22-23 को छोड़ के यानी कि 21-22, 646. यस और ये कहां से शुरू होगा? ये फाइनेंशियल ईयर 17-18. 17-18 से शुरू होगा। तो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, इन 4 साल में आपका कभी भी अगर आपका क्या चीज ज्यादा हो जाता है? टर्नओवर कौन सा टर्नओवर? एग्रीगेट टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर डिफाइंड है यस 2 सबसेक्शन 6 में। और Yeah. एग्रीगेट टर्नओवर जीएसटी 17-18 में कब से लेंगे हम लोग? July 17 से. अप्रैल से या 1 जुलाई से? July. जुलाई तो वैट का टर्नओवर इसमें नहीं आएगा, Yeah. साइज का टर्नओवर नहीं आएगा। कौन सा आएगा? 1 जुलाई से टर्नओवर वाला आएगा। ठीक है। तो एग्रीगेट टर्नओवर इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 17-18 ऑनवर्ड्स। तो मोटा मोटी ये है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले 4 साल में आज के जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसको छोड़ के कभी भी 10 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो उसको ई इनवॉइसिंग कंपलसरी है। ठीक बात है। यस ई इनवॉइसिंग का मतलब पेपर इनवॉइस ही है। उस पेपर इनवॉइस को इन पोर्टल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। Yes, sir. आप पेपर इनवॉइस जनरेट कीजिए अपने कंप्यूटर में, और एक बटन आएगा उसको क्लिक कीजिए। वो कंप्यूटर और ये पोर्टल, टैली और बाकी सॉफ्टवेयर ये काम करते हैं। तो आपका कंप्यूटर यानी कि आपके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर और ये वाला पोर्टल, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और जो भी आपने पेपर इनवॉइस जनरेट किया है, एक बटन आ जाएगा। जैसे ही बटन को दबाएंगे ये पूरा इनवॉइस का डिटेल इस पोर्टल में चला जाएगा, और ये एक IRN जनरेट कर देगा, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर, बारकोड के साथ। और ये सारा सिस्टम ऑटोमेट होगा, और आपके पेपर इनवॉइस में ये बारकोड और ये IRN अपने आप नजर आएगा। ठीक बात। 62 डिजिट करना. तो आपके लिए सिर्फ एक बटन बढ़ा है, जो आम जनता है उनके लिए सिर्फ एक बटन बढ़ा है। बाकी जैसा काम कर रहे थे वैसा सारा काम करना है। ठीक बात है। Yes, sir. चलिए, उसके बाद बहुत कुछ लिखा हुआ है
किसको आप बेचेंगे? इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू ए Registered Registered. person. रजिस्टर्ड पर्सन, और रजिस्टर्ड पर्सन को ही बेचेंगे, यानी कि B2B है सिर्फ, Yes. Yes, sir. B2C नहीं है। Yes, sir. एक्सपोर्ट्स के लिए भी उन्होंने बाद में ऐड कर दिया। और वो क्या प्रिपेयर करेगा? Invoice, tax invoice. इनवॉइस। इसका मतलब बिल ऑफ सप्लाई प्रिपेयर करेगा, तो क्या इनवॉइस की जरूरत है? No. नहीं है, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई के लिए है। Yes, Yes. sir. तो इस और फिर और भी बहुत सारे एक्सेप्शन दिए हुए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए। देखिए, अदर देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट लिखा हुआ है तो डेवलपर को चाहिए। 54 सब रूल 2 में बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंश्योरर और एनबीएफसी को नहीं चाहिए। जीटीए नहीं इशू करेगा, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस इशू नहीं करेगा, सिनेमा थिएटर ये इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। ठीक बात। तो इस तरह से हमने जब एनालिसिस किया था तो हमने करीब 1 घंटे लगाए थे, और आपको मैं दिखाता हूँ सारी चीजें हमने किताब में भी लिखी हुई है। और किताब लेटेस्ट जो ये नोटिफिकेशन देखिए, 10 करोड़ हमने कर ही दिया, सारे सर्कुलर हमने इसमें इस किताब में इनबिल्ट कर ही दिए, और ये सारे हमने एग्जांपल्स ये सब लिए थे। तो खैर हम लोग ये अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसलिए हेलो सर, हाँ हाँ अगर समझो मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर में 10 या क्रॉस होता तो मुझे एप्लीकेबल है? नहीं नहीं. नहीं ना, करेक्ट। ठीक है। तो ये एक छोटा सा इंटरप्रिटेशन था, और जो बाकी लोग ऑलरेडी ई इनवॉइस में है उनका तो चलता ही रहेगा, और एक्स्ट्रा एसएससी 10 करोड़ एक्स्ट्रा एसएससी जुड़ जाएंगे। और आने वाले समय में बता दूं, ये 5 करोड़ होगा, उसके बाद 100% लोगों के लिए ई इनवॉइस कंपलसरी हो जाएगा। नहीं, 100% तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ 5 करोड़ या उसके ऊपर के लिए कंपलसरी हो जाएगा। उसके नीचे के लिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बहुत बढ़ जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो कभी इंप्लीमेंट करेंगे 5 करोड़ से नीचे वाला। जैसे एचएसएन है, उसी तरह एचएसएन में 5 करोड़ से ऊपर में 6 डिजिट देना है ना, या 4 डिजिट देना है? 1.5 करोड़ से Yes. ऊपर वाले में 2 डिजिट Correct. देना है। नहीं, 5 करोड़ से ऊपर वाले में कोई है? 5 करोड़ से ऊपर 6 4 डिजिट है, 6 डिजिट है सर। 6 digit. हाँ, 6 ये कर दिया सर, 6 डिजिट जो है 6 डिजिट। 1 अगस्त से 6 डिजिट कर दिया सर। 1 जनवरी 2022 से। अच्छा, 1 अप्रैल 2021 से ये चेंज किया, और 1 जनवरी 2022 से एचएसएन कोड चेंज हुआ है, हाँ है ना? तो मुझे लगता है ई इनवॉइस आपके जितने भी क्लाइंट हैं 5 करोड़ से ऊपर वाले के लिए आने वाले समय में ये 100% कंपलसरी कर देंगे। 5 सर, करोड़ डेबिट नोट क्रेडिट नोट अगर रहेगा ई इनवॉइसिंग में तो वो भी थ्रू इनवॉइसिंग करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो भी है। देखिए ना, इनवॉइस का डेफिनेशन में वो सब लिखा हुआ है। प्रिपेयर इनवॉइस, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सब कुछ। तो जब भी आप इंटरप्रिटेशन करें तो जो भी लॉ है या नोटिफिकेशन है या सर्कुलर है उसको ठीक से पढ़ेंगे तो आपको एफएक्यू, गूगल ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। Yes. अब हम लोग आते हैं सर्कुलर में। ये जो सर्कुलर है, अब देखिए हर सर्कुलर जो है सेक्शन 168 के थ्रू आना चाहिए, हाँ या ना? सर 168 के थ्रू तो नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो ये सर्कुलर का क्या सेक्शन है? सर्कुलर का क्या सेक्शन है बता दीजिए। कोई बता नहीं रहा। राजेश जी, हाँ सर। 168 ही है या कोई और सेक्शन है? नहीं, नोटिफिकेशन 168 में आते हैं ना सर। ये क्या है फिर? ये या तो 148 का यूज किया हो कहीं उन्होंने। 168 ही तो है, ये देखिए। मेक एन ऑर्डर सर, हाँ जी, पावर टू मेक ऑर्डर। इश्यू सच Issue- ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस और सर डायरेक्शन। जो 168 है वहां पे तो वो इंस्ट्रक्शन जारी करते हैं ना। ये सर्कुलर ही तो है इंस्ट्रक्शन। मैं आपको दिखला देता हूँ बाकी सर्कुलर्स भी।
नोटिफिकेशन तो रेस्पेक्टिव सेक्शंस के थ्रू आते हैं। नहीं, जो आरओडी जारी करते हैं, आज रिमूवल ऑफ 23 डिफिकल्टी subsection ऑर्डर, 2 में, एक मिनट, जो सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 है उसमें नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना। हाँ नोटिफिकेशन तो अलग अलग सेक्शन में आते हैं। जो भी सर्कुलर आएगा 168 से पावर लेके आएगा। देखिए यहाँ पर ये 3 सर्कुलर निकाला, इन तीनों सर्कुलर में 168 नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है? अरे हाँ ना, कुछ बोले नहीं रहे। हमारे पास है सर, लेकिन उसमें कहीं ये सब लिखा नहीं है उन्होंने, कहीं कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ क्लैरिफिकेशन लिखा है। ये वाला देख लेते हैं, एक सर्कुलर नया खोलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है ना। 168(1). हाँ, जो भी सर्कुलर आएगा 168 में ही आता है। आरओडी किस में जारी करते हैं तभी ये? उसका अलग से अच्छा, ऑर्डर। 172 में जारी करते हैं, ठीक है सर। अब रुकिए, हाँ, मैं 172 में जारी करते हैं, ठीक। क्लैरिफिकेशन 172 में रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। हाँ हाँ, एक मिनट कंट्रोल कीजिए। ये देखिए इसमें भी 168 नहीं है, नहीं है ना। ना वो तो चला भी गया ना सर, अभी क्या? 5 साल के लिए था, 5 साल के लिए था ना रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज। नहीं, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर अलग है। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा अभी इसको करने से पहले। रुकिए, पहले मैं आपको 168 का सर्कुलर तो दिखला दूं। इसमें भी नहीं है 168। इसमें देख लेते हैं, इसमें भी नहीं है। कमाल हो गया, ये ज्यादातर सर्कुलर 168 में नहीं इशू करते हैं क्या? नहीं, 2021 यहां भी नहीं है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, कमाल है। यहाँ ये देख लेते हैं। बाप रे। अच्छा एक बात बताइए, अगर 168 में सर्कुलर जारी करने का, अब 168 एक बार पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया फिर तो ये। 168 पे के तो 2 पार्ट हैं। स्टेट में तो कमिश्नर ऑन द बोर्ड होता नहीं है, तो उन्होंने 1 पार्ट इशू किया था। छोड़िए ना उसको, उसको एक बार छोड़ दे। हाँ। हम लोग जो इम्पोर्टेंट बात है वो डिस्कस कर लेते हैं। 168, the board may, if it considered it necessary or expedient so to do so for the purpose of uniformity in the implementation of this act, issue such orders, instructions, directions to the central tax officer as it may deem fit, and thereupon all such officers and all other persons employed in the implementation of this act shall observe and follow such orders, instruction and directions. Correct है? Yes, sir. हेलो, अगर 168 सबसेक्शन 1 में इंस्ट्रक्शन इशू हुए हैं तब वो सेंट्रल टैक्स ऑफिसर्स को बाइंडिंग है। यस, इंटरनल। इंटरनल। और अगर हमारे लिए बेनिफिशियल है तो सुप्रीम कोर्ट और वेरियस कोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर भी हम लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। यस, लेकिन ये सर्कुलर जो इशू हुए हैं वो 168 के अकॉर्डिंग हुए ही नहीं है। सिर्फ 148 देखिएगा सर। राजेश जी, मैं 148 भी देख लूंगा, लेकिन ये जो सर्कुलर इसमें ना 168 लिखा हुआ ना नहीं, कुछ भी नहीं है, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इट इज एज गुड एज प्रेस रिलीज। बिल्कुल बिल्कुल। इट इज एज गुड एज ट्विटर। सर काउंसिल का मिनट बुक में लिखा होगा। हाँ जी, काउंसिल का मिनट बुक में। हाँ, काउंसिल के मिनट्स को तो वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। नहीं, उसका अंदर लिखा हो सका शायद। क्या चीज लिखा होगा? नहीं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ये एक प्रकार से क्लैरिफिकेटरी है ना, नहीं आएगा उसमें। उसको तो इंटरप्रेट क्लैरिफिकेशन है ना। 168 में दोबारा पढ़ लीजिए। फॉर द पर्पस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट। आप सर्कुलर देखिएगा, बहुत सारे ऐसे सर्कुलर हैं जिसमें 168 लिखा ही नहीं है उन्होंने। और
मुझे लग रहा है कि 70% सर हमने इतने सारे निकाल लिए, किसी में भी नहीं मिला। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 2018 देखते हैं। ऐसे नहीं पता लगेगा, रुकिए। दूसरा तरीका है तुरंत मिलने का, हमारी अपनी वेबसाइट masterlearnings.com। बेयर लॉस, जीएसटी लॉस, और इसमें हम लोग सर्कुलर 2017 के सर्कुलर में आए, और इसमें हमने सारा एक साथ कर दिया है, तो ढूंढना आसान है हम लोग के लिए। ये देखिए, ये वाला सर्कुलर जो 7 जुलाई को आया था, इशू रिलेटेड टू बॉन्ड लेटर ऑफ अंडरटेकिंग फॉर एक्सपोर्ट्स विद पेमेंट ऑफ टैक्स, डिफरेंट एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर सेक्शन 168। दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ दे रहा है। है ना? फिर आ गया ये वाला सर्कुलर भी 11 अगस्त 2017 को जो इशू हुआ है, ये किसके लिए हुआ है? क्लैरिफिकेशन इश्यूज रिलेटिंग टू, अच्छा ये वही वाला है क्या? अच्छा, ये दोबारा इशू हुआ बॉन्ड वाला, ये 18 अक्टूबर 2017, क्लैरिफिकेशन इश्यूज ऑफ वेयरइन गुड्स आर मूव्ड विद इन द स्टेट और फ्रॉम द स्टेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अनदर स्टेट फॉर सप्लाई ऑन अप्रूवल बेसिस, 168 के अकॉर्डिंग है। ये ड्यू डेट ऑफ जनरेशन ऑफ फॉर्म 2A 1A इन अकॉर्डेंस विद द एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट, दिस 168A के अकॉर्डिंग है। 168। तो इसको ध्यान जरूर से रखिएगा जब आप अपना रिप्लाई बना रहे हो, ठीक बात? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको बताना बहुत जरूरी था कि ये जो 3 सर्कुलर आए, दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 168, देयरफॉर इसकी लीगल वैलिडिटी कितनी है ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। साइन कौन कर रहा है जरा ये भी देख लेते हैं। टैक्स रिसर्च यूनिट टेक्निकल ऑफिसर स्मिता राय, टैक्स रिसर्च यूनिट, ये साइन कर रहा है, लेकिन सेक्शन नहीं है, कहीं नहीं है ना सेक्शन। किस सेक्शन में पावर आया है वो कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये TRU टैक्स रिसर्च यूनिट्स के द्वारा है। ये इसमें देखिए TRU नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ सर्कुलर नंबर लिखा हुआ है, लेकिन सर्कुलर नंबर लिखने के बाद इन्होंने सेक्शन नहीं लिखा। लेकिन मैं आपको कुछ केस लॉज मैंने जो पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ है कि अगर सेक्शन नहीं भी लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर्कुलर वैलिड नहीं है। यहाँ TRU लिखा हुआ है, टैक्स रिसर्च यूनिट, तो वो एक्सेप्शन भी है। तो हर तरह का चीज है, TRU यहाँ लिखा हुआ, वहां नहीं लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ भी नहीं। अब करें सर्कुलर को एनालिसिस। ये पूरा जो सर्कुलर 177 का है ये एग्जेम्पशन वाला है, इसमें कुछ रेट्स वाले हैं। रेट ऑफ GST एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ आइसक्रीम बाय आइसक्रीम पार्लर्स ड्यूरिंग द पीरियड 1 जुलाई 2017 से 5 अक्टूबर 2021। मुझे एक बात बताइए आप कि ये जो रेस्टोरेंट में आप फूड लेने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, उसका रेट क्या है वहां पर? शुरुआत में रेट क्या था? शुरुआत में रेट 18% था। 18% विद ITC था। यस सर। इसके बाद क्या किया इन्होंने? 5% विदाउट ITC। इसके बाद सर वो कंपटीशन स्कीम लाए 5%। 5%। नहीं, वो तो 1.5 करोड़ के लिए ना। 5% वाला कंपोजिशन स्कीम शुरू से है, बाद में लेके नहीं आया। ये जो 18% वाला जो है वो स्पेशल टेरिफ जिनका 7,500 से ज्यादा था, वहां अगर कुछ था तो वहां लागू करते थे। हाँ, लेकिन ITC मिलता था उनको, है ना? हाँ, बिल्कुल उनको ITC मिलता था। फिर ये भी बात हुई थी कि रेस्टोरेंट वाले अगर फूड बेचते हैं तो उसमें पैक्ड वाटर देते हैं, तो कंपोजिट सप्लाई मानते हुए उस पर भी वो हो जाता था। नहीं, पैक्ड वाटर, मान लीजिए मैं आया रेस्टोरेंट में गया और पैक्ड पानी खरीद के ले आया, तो जो पानी का रेट है वही लगता था।
हाँ हाँ MRP। Yes. एमआरपी लगता था ना, मतलब एमआरपी नहीं, मतलब जो रेट था वही लगता था, ठीक बात है। Hmm. मतलब यस Yes, सर। sir. हाँ ठीक है सर। अब मुझे एक बात बताइए, आइसक्रीम पे रेट क्या लगेगा? आज के डेट में 5% विदाउट आईटीसी है। Yes, sir. यस क्या आइसक्रीम को आप फूड मानेंगे? नहीं सर, नहीं। ये फूड है ही नहीं। प्रिपेयर्ड नहीं। फूड मानेंगे? प्रिपेयर्ड मतलब जो रेस्टोरेंट में सब्जी उब्जी बनाते हैं वैसा फूड मानेंगे आप? नहीं नहीं sir. नहीं Unless. एक तरह से रेडीमेड ही तो है। सर, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल अलग कैटेगरी क्यों बनाई था? कोन में देते हैं या फिर कप में मैं देते नहीं हैं? कह रहा हूँ, फिर उन्होंने अलग कैटेगरी आइसक्रीम की क्यों बनाई? रेस्टोरेंट में सब आ जाता। हाँ, अब एक संडे बनाते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आइसक्रीम को बना के, आया ना? Yes. इनपे रेट क्या लगेगा आइसक्रीम पे? 5% विदाउट आईटीसी या, और देखिए याद रखिएगा, आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर कंपोजिशन से बाहर है। कौन बाहर है? बताएंगे आप? आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर आइसक्रीम ट्रेडर टोबैको कंपोजिशन में आ सकता है। नहीं, आ सकते हैं. मैन्युफैक्चरर नहीं आ सकता, ट्रेडर्स आ सकता है। ट्रेडर आ सकता है ना? अगर Yes. ट्रेडर आ सकता आइसक्रीम ट्रेडर, ओनली आइसक्रीम ट्रेडर अगर है तो 5% विदाउट आईटीसी में चला जाएगा। हाँ Yes, sir. अब इसको बात को ध्यान में रखते हुए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। On the recommendation of the GST Council 45th meeting, it was clarified by circular this that ice cream parlors sell already manufactured ice cream. ट्रेडर के बारे में बात कर रहा है? Yes, sir. नहीं, ट्रेडर नहीं कर रहा। Yes, sir. Already. अरे आइसक्रीम Yes. पार्लर सेल ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड आइसक्रीम, ट्रेडर की तो बात कर रहा है। यस हाँ यस हाँ Yes, sir. ट्रेडर। Yes, sir. फिर आप बोल रहे नहीं। And they do not have a character of a restaurant, and hence ice cream sold by a parlor or any similar outlet attracts standard rate of GST at the rate of 18% with ITC. ठीक है? अब 1 जुलाई 2017 से 5 अक्टूबर 2021 के बीच में क्या हुआ? Representation have been received requesting that GST at the rate of 18% may be levied on supply of ice cream with effect from 6th October 21. It has been represented that ice cream parlors which paid GST at the rate of 5% without ITC in view of prevailing doubt over the issuance of circular dated this did not avail ITC and paid 5% in cash. Such ice cream parlors have thus foregone the significant ITC benefit. ठीक बात? अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये सर्कुलर नहीं होता क्या मतलब निकला? 1 जुलाई 2017 से डाउट के कारण 2021 तक किस रेट पे दिया इन्होंने? टैक्स किस रेट पे भरा? 18 पहले 5%। 5% के बेसिस पे भरा। हो सकता है Yes. 90% 5% के बेसिस पे भरा होगा, 10% ने 18% विद आईटीसी भरा होगा, यही तो हुआ होगा। Yes, sir. तो ये जो 5% विदाउट आईटीसी भरा है, तो गवर्नमेंट क्या कह रही है इनको? ऑफिसर क्या करता बताइए? 18%. ऑफिसर उसे 13% और मांगता Yes, sir. और आईटीसी भी नहीं देता। हेलो, Yes, sir. 13% और मांगता और आईटीसी देता या नहीं देता? नहीं मिलेगा फिर। क्यों नहीं मिलेगा? Claim नहीं किया किया ना sir. सर। हाँ जी, Claim नहीं किया ना. क्लेम नहीं किया, और अगर क्लेम करना आज चाहे तो नहीं हो पाता। नहीं कर Time सकते. limit नहीं नहीं हो थी। पाता। 16/4 बीत गया। क्यों नहीं हो पाता? 16/4 बीत गया, ठीक बात। अब एक बात बताइए, गवर्नमेंट ने कहा कि कोई बात नहीं, 5% विदाउट आईटीसी आपने कैश में पेमेंट कर दिया, कोई बात नहीं, हम छोड़ देते हैं, हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। यही तो कह रही है गवर्नमेंट। देख लीजिए, considering the overall circumstances of the case, it is clarified that the past cases of payment of GST on supply of ice cream by ice cream parlor at the rate of 5% without ITC shall be treated as fully GST paid to avoid unnecessary litigation. Since the decision is only to regularize the past practice, no refund of GST shall be allowed if already paid at the rate of 18%. यानी कि अगर 18% विदाउट आईटीसी दिया है तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। With effect from this,
The ice cream parlors are required to pay GST on supply of ice cream at the rate of 18% with ITC. यही मतलब निकल रहा है। Yes, sir. मतलब अब मुझे एक बात बताइए, 21-22 क्या चुका? मतलब 22 चल रहा है। power to give the tax amount. आपकी आवाज ठीक से नहीं है, आपकी आवाज ठीक से नहीं है। हेलो सर। My question is, now this circular government is waiving of the tax supply. बदामी जी आवाज ही नहीं आ रही है ठीक से। हेलो। हाँ अब बोलिए बदामी जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ गणेश जी बोलिए। सर ये आइसक्रीम बिल की जो बात चल रही है, हाँ तो इट इज जस्ट ओनली एप्लीकेबल ओनली फॉर आइसक्रीम पार्लर, इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेस्टोरेंट ना? नहीं नहीं, रेस्टोरेंट पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा। देखिए आप समझिए, एक रेस्टोरेंट है जो आइसक्रीम पार्लर भी चला रहा है, पॉसिबल है या नहीं है? नहीं नहीं, समझे मैं कस्टमर और मैं साथ में आइसक्रीम मंगाया मैंने, ठीक, हाँ हाँ। तो उसके लिए 5% होगा, 18% होगा फिर? देखिए उसके लिए फिर 18% होगा, आपको बाइफरकेशन करना पड़ेगा इसको। हाँ लेकिन बहुत सारे होटल में तो आइसक्रीम लेते ही सर 5% ही लगाते सर। 5% लगा रहे हैं तो अब चेंज करना पड़ेगा। हाँ। ये सर्कुलर तो यही कह रहा है। स्टैंड अलोन आइसक्रीम पार्लर तो लिखा नहीं है, एक बार फिर से देख लीजिए। दैट आइसक्रीम पार्लर सेल्स। यहाँ पे सर रेस्टोरेंट कहाँ पे हाईलाइट नहीं कर रहे हैं ना सर, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। पीछे लिखा है ना, नहीं, देखिए, यहाँ लिख तो problem रहा है ये दे है, डू do नॉट not हैव have कैरेक्टर ऑफ रेस्टोरेंट एंड हेंस। तो इसका मतलब रेस्टोरेंट को एंड डू नॉट हैव अ कैरेक्टर ऑफ रेस्टोरेंट एंड हेंस। अच्छा हाँ इसका हाँ, इसका इसका रेस्टोरेंट में 5% अलाउड है। लग रहा है लेकिन होना नहीं चाहिए। क्योंकि आइसक्रीम तो कॉमन सेल होता है होटल में, रेस्टोरेंट। हाँ वो एक ही बिल कंपोजिट सप्लाई के साथ, फूड के साथ हो रहा है। प्रिंसिपल वही। सप्लाई फूड मान लेंगे, रेस्टोरेंट को आइसक्रीम। ठीक है ठीक है। तो ये स्टैंड अलोन आइसक्रीम पार्लर के बारे में बात कर रहा है क्या? हाँ यस, हाँ यस, हैं? ये बराबर जो मैं सिर्फ वही वही आइसक्रीम बता। पार्लर है, डू नॉट हैव अ कैरेक्टर ऑफ रेस्टोरेंट। यस yes यस sir, यस सर। रेस्टोरेंट एक्सक्लूड है इसमें। खाली आइसक्रीम पार्लर का ही बात हो रहा है। ओके चलिए ठीक है। अच्छा जो मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, ये 21-22, ये 22-23, इन्होंने कट ऑफ डेट क्या डाली है? अरे बता दीजिए। 5 अक्टूबर 21। 5 अक्टूबर यानी कि 6 अक्टूबर 2021 से जो भी इनवॉइसेस कटे हैं इसको, उसको कितना देना पड़ेगा इसको? 18%। 5 और 18 जो भी। 18% देना होगा। हम्म। कंपोजिशन में मान के चल रहे नहीं है, कंपोजिशन में अगर होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। 21-22 इसका ड्राइवर पता नहीं क्या, 21-22, 22-23, तो ये 6 अक्टूबर 2021 से कितना देगा ये? 18%। और अगर वो ऑलरेडी 5% दे चुका है तो मिटिगेशन का पार्ट नहीं बनेगा, वो अलाउ हो गया। तो वो 13% और देगा एक्स्ट्रा? नहीं देगा। नहीं मांगेगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज उसने आईटीसी भी क्लेम नहीं किया है। आईटीसी तो क्लेम करने का टाइम है ना आपके पास। आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अभी। अभी तो अगस्त चल रहा है, सितंबर Circular में वो circular में they have very clearly mentioned that even though you have not paid the during that period, you have been accumulated, you know, that has been paid. आवाज ही नहीं आ रही है, कौन बोल रहे हैं आप? बादामी जी हैं, आवाज क्लियर नहीं है। हाँ बदामी जी आवाज क्लियर नहीं है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, एक बार ठीक से समझ लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ 6 अक्टूबर 2021 से 5%, अभी आज अगस्त चल रहा है तो ये पूरा तो फाइनेंशियल जा चुका होगा आपका, 1 और 3 भी जा चुका होगा, तो आप 13% एक्स्ट्रा दीजिए, प्लस जो भी आईटीसी इस पीरियड का है, इसी पीरियड का इसको क्लेम कर लीजिए। पिछले पीरियड का क्लेम नहीं कर पाएंगे, सिर्फ इस पीरियड का क्लेम कर पाएंगे। ठीक बात? यस सर। चलो सर हेलो सर। हाँ हाँ, आइसक्रीम वाले जाना चाहिए बिल कहाँ इश्यू करते हैं लेकिन सर ये?
आइसक्रीम पार्लर बिल इशू नहीं करता तो करे। क्योंकि मैं तो देखा आज तक आपके पास है कभी नहीं फिर तो बिल इशू आप, कर। हाँ फिर तो मैं तो 122 में चला जाऊंगा। इशू सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस विदाउट इनवॉइस, पेनल्टी लगा देगा वो। तो ये सर एक हाँ, बार इसको जरा कंक्लूड करिए, समराइज करिए। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ कि आइसक्रीम पार्लर रेगुलर में है, याद रखिएगा। कंपोजिशन वाले में कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो शुरू से नहीं। 5% विदाउट आईटीसी दे रहा है। सॉरी कंपोजिशन में हाँ ट्रेडर तो जा ही सकता है, ठीक है 1%। हाँ ट्रेडर जा सकता है। 5% ना, नहीं सर 1%। क्या बात कर रहे हैं? 5%। हाँ ट्रेडर है तो 1%, ठीक बात। ट्रेडर है तो 1%। अगर वो रेगुलर में है तो 5%, 18%। 5% और 18%। और अगर वो 5% में था तो भी 18% कंपल्सरी हो गया तो फ्रॉम 6 5 अक्टूबर। अक्टूबर 2021 तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। यस करेक्ट। और 6 अक्टूबर 2021 से आपको अपना सिस्टम ठीक करना होगा, जैसे मैंने बताया था। यस। चलिए और कोई सवाल? स्टैंड एलोन वाला हो गया। स्टैंड अलोन वाला, अगर वो हाँ, आपका रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट वाले के साथ है, में जो जैसे चला रहा है वैसे ही रहेगा। रेस्टोरेंट वाले में जैसा चला रहा है वैसा ही रहेगा। मुझे थोड़ा सा डाउट है लेकिन फिर भी ओके। ये वाला कर लेते हैं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एप्लीकेशन फी चार्ज फॉर एंट्रेंस और फी चार्ज फॉर इशुएंस ऑफ एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर एडमिशन और फॉर इशुएंस ऑफ माइग्रेशन सर्टिफिकेट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो एजुकेशनल स्टूडेंट्स अगर किसी भी तरह का सर्विस अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रही है तो फुल्ली एग्जम्प्ट है। हेलो जी सर, जी सर। हाँ सर। है ना, तो इसमें मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूँ, तो ये फुल्ली एग्जम्प्ट है। आपको वो क्लॉज दिखला देता हूं जहां पर ये बात लिखी हुई है। क्या है सीरियल नंबर, कुछ याद है आपको? 57 होना चाहिए। नहीं, तुझे ढूंढ लेता हूँ। एजुकेशन नोटिफिकेशन 70 70 72 73 74 सर। हाँ 69। हाँ आईजीएसटी वाला देखते हैं हम लोग। तो ये आउटवर्ड सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट को आप किसी भी तरह का सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। देखिए आपको याद होगा हमने इसको सर्विसेज को बहुत अच्छी तरह से एनालिसिस किया था। हमने कहा था किस तरह की सर्विसेज, जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। बोला एनी सर्विसेज ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू इट्स स्टूडेंट्स। ठीक बात है ना। और हमने सर्विसेज ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्टेशन, स्पोर्ट फी, लाइब्रेरी फीस, कैंटीन चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, कंप्यूटर फीस एक्सेट्रा लिख दिया। उसी में ये आ गया कि भैया ये एग्जम्प्ट है। और इसी को वो सर्कुलर में ऐसे देखिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दिस टू दिस, इसी को उन्होंने एनालिसिस भी किया। फिर डबल ए में देखेंगे तो डबल ए देखिए क्या लिखता है। ये तो ए है, by an educational institution by way of conduct of entrance exam against consideration in the form of entrance fee। इसको अलग से इसलिए लिखना पड़ा कि वो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को से एंट्रेंस एग्जाम का फीस लेता है। ठीक बात है। हेलो जी। प्रोस्पेक्टिव, यहाँ पर तो स्टूडेंट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर जिन्होंने ज्वाइन नहीं भी किया वो तो एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है, तो इसलिए अलग से लिखना पड़ा, वो भी एग्जाम्प्ट है। ठीक बात। तो स्टूडेंट्स को या प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को भी आप कुछ भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा डिटेल। गुड मॉर्निंग सर, इसमें क्वेश्चन है। हाँ सर इसमें ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लिखा है कि इट्स ऑल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कवर है? सब कुछ, हाँ सब कवर्ड है। ओके। इन्होंने शायद लिखा भी होगा इसमें ये बात।
कहीं लिखा हुआ, मैंने पढ़ा था, सब कवर्ड है। अब आइए, whether storage or warehousing of cotton in a baled or ginned form is covered under the entry this which are exempt। और ये कॉटन का जो सीड होता है उसमें से शायद वो कॉटन निकालते हैं, रॉ कॉटन, उसी को ये बोल रहे हैं। तो इन्होंने कॉटन को डिफाइन किया, बोला कॉटन इन बेल्ड और जिन फॉर्म सब एक्सेप्ट। ठीक है, हाँ ना कुछ बोल दीजिए। और मैं आपको बता दूं, ये कॉटन जो है इसका एग्जेम्पशन इन्होंने विड्रॉ कर लिया। ये देखिए, वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा 43। तो इन्होंने क्या किया, सर्विसेज बाय स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, बस इतना ही एग्जेम्प्ट है। बाकी सब स्पाइसेस, कोपरा, सुगरकेन, जैगरी, रॉ वेजिटेबल फाइबर सच एज कॉटन, जिन एंड बेल्ड फॉर्म्स, ये वाला सर्कुलर हमने दिया, लेकिन ये विड्रॉ हो चुका है। लेकिन कब से विड्रॉ हुआ है? ये 43 अगर आप देखेंगे तो ये 18 नहीं, ये तो इंसर्ट हुआ, विड्रॉ कब से हुआ? 45 18 जुलाई 2022 से। तो 18 जुलाई 2022 के अगर केसेस हैं जहां पर आपको कॉटन का एग्जेम्पशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए सर्विसेज स्टोरेज का, तो अगर ऐसा कोई नोटिस आता है तो इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक बात, इस सर्कुलर को हवाला देते हुए। आवाज नहीं आ रही है, कौन बोल रहे हैं? चलिए, ये देख लीजिए, कॉटन बीज को उन्होंने अब एग्जेम्प्ट यहाँ पे कर दिया ना, वेयर हाउस। कॉटन का वेयर हाउस का एग्जेम्पशन 18 जुलाई 2022 तक था, मतलब 17 जुलाई 2022 तक था, उसके बाद विड्रॉ हो गया। ये जो एग्जेम्पशन है, ट्रांजिट कार्गो बोट टू एंड फ्रॉम नेपाल एंड भूटान, ट्रांजिट कार्गो का मतलब क्या बताएंगे आप? जब कोई फॉरेन से कोई गुड्स आता है उसको दूसरे स्टेट या कहीं और मान लीजिए दुबई से मुंबई आया, मुंबई से नेपाल जा रहा है, ठीक बात जी। तो ये इंडिया क्या हो गया? ये तो ट्रांजिट पोर्ट हो गया जी। तो जब दुबई से पहले मुंबई उतरेगा, मुंबई उतरने के बाद बाय रोड वो नेपाल जाएगा। हाँ, तो मुंबई उतरने के बाद बहुत सारी सर्विसेज इसको प्रोवाइड की जा रही होगी ताकि नेपाल पहुंच जाए जी। फिर ये जो कंटेनर खाली हो गया फिर वो वापस भी आएगा। यस। तो ये जो सारा काम हो रहा है वो सारा एग्जाम्पल है। देखिए, एसोसिएटेड कवर सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो बोथ टू एंड फ्रॉम नेपाल एंड भूटान। ठीक बात है। मैं आपको नोटिफिकेशन दिखलाता हूँ, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है इन्होंने, और यहां पर देखिएगा क्या लिखा है, टू एंड फ्रॉम। तो उन्होंने जो नोटिफिकेशन लिखा है, रुकिए, ट्रांजिट, ये देखिए नोटिफिकेशन क्या लिखा है, देखिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज एसोसिएटेड विद ट्रांजिट कार्गो टू नेपाल एंड भूटान। बताइए क्या मतलब हुआ? सर्कुलर और इसमें क्या डिफरेंस है? नोटिफिकेशन में लिखा हुआ टू नेपाल एंड भूटान और सर्कुलर में लिखा हुआ टू एंड फ्रॉम नेपाल, फ्रॉम भी लिखा हुआ है। तो हमने कहा हाँ, नेपाल से खाली कंटेनर आएगा उसका एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो ये सर्कुलर क्लैरिफाई करके उसका भी एग्जेम्पशन देंगे, इसीलिए इसको अंडरलाइन भी कर दिया। आया जी। तो ये सारा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है। अब यहाँ आते हैं, applicability of GST on sanitation and conservancy services supplied to army and other central and state government departments। बताइए, आर्मी एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर्मी कौन हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एरिया होता है वो लोकल अथॉरिटी होता है या नहीं होता? लोकल अथॉरिटी, कैंटोनमेंट बोर्ड जो आर्मी का होता है वो लोकल अथॉरिटी होता है या नहीं होता? लोकल अथॉरिटी होता है, क्योंकि गेस्टेड अफसर इसका प्रॉपर लोकल हाँ, लोकल अथॉरिटी के डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है कैंटोनमेंट बोर्ड इंक्लूडेड है उसमें। ठीक बात है। अब मुझे एक बात बताइए, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एग्जेम्प्ट है या नो सप्लाई है? एग्जेम्प्ट है। फिर से पूछ रहा हूँ,
नहीं एग्जम्प्ट नहीं है, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत जो no सर्विसेज supply प्रोवाइड है। करते हैं, ये नो सप्लाई है। नो सप्लाई है, सही कह रहे No supply है। हैं, थर्ड शेड्यूल में है। हाँ, नीदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। Yes. ठीक बात। तो और इन्होंने कौन सी सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे, तो इन्होंने लिख दिया 243W और 243G, और हाँ। शेड्यूल 11 एंड 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो लिखा हुआ है वो सारा एग्जेम्प्ट है। वो पूरा लिखा हुआ है 21 तरह की सर्विसेज जो भी है। हाँ, और ये हमने भी लिखा है, हम आपको ये दिखलाता हूं। अपने हम लोगों ने 243W, बुक्स में है। ये देखिए, ये तो 3 और 3A है, नहीं गवर्नमेंट एक हम लोग सर्विसेज। वो हम लोगों ने एक चैप्टर भी इसका लिखा है। हाँ हाँ, सीरियल नंबर 3, एनी पर्सन, सप्लायर कौन है, एनी पर्सन, प्रोवाइड किसको किया जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, लोकल यूनियन टेरिटरी और अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी, है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विस सप्लाई टू आर्मी, यानी कि रिसिपिएंट कौन है, ये लोग है। तो अगर मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रिसिपिएंट सैनिटेशन कर कौन रहा है, कोई थर्ड पर्सन कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं है, तो वो एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी। बोला अगर सैनिटेशन वर्क्स कम्स अंडर 243W 243G, यानी कि शेड्यूल 11 12 में आ गया, तो एग्जेम्पशन मिलेगी। तो देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग, और नेचर ऑफ सर्विस क्या है, प्योर सर्विस। प्योर सर्विस को उन्होंने डिफाइन किया 243G और 243W में। ठीक बात है। प्योर सर्विस का मतलब लेबर, कोई मटेरियल नहीं। अगर मटेरियल आ जाएगा तो कौन सा सीरियल नंबर करेंगे हम लोग, 3A, जहां पर नॉट मोर देन 25%। यहाँ ये भी शायद हटा दिया ना 25% वाली कंडीशन भी। अब नहीं, 25% वाला कंडीशन नहीं हटाया था, यहाँ पर हटाया क्या, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट एंटिटी। नहीं आपकी 47th जीएसटी काउंसिल में जो रेट नोटिफिकेशन निकाले, तो उन्होंने कहा कि यहाँ अब यहाँ जो छूट इनको मिलती थी 12% वाली, वो समाप्त हो गई, 18% कर दिया। 18% चालू हो गया सर। आप कह रहे हैं हाँ 18% चालू हो गया सर अभी, और वो समाप्त कर दिया 25% वाला। नहीं सर, वो जो 12% था उसको 18 किया है, जो एग्जाम्प्टेड 25% था वो स्टिल कंटिन्यू। नहीं कहाँ लिखा हुआ, ये देखिए 47 जीएसटी को काउंसिल मीटिंग 18 लिया है। हाँ, कहाँ लिखा हुआ जरा बताइए। 3A को देखिए, हाँ इसी में कहाँ गया हो, सेंट्रल। ये सारा एग्जाम्पशन आ गया। यहाँ तो कहीं नहीं है। नहीं है राजेश जी। सर मैंने भी नोट किया, मैं आपको भेजूंगा देख के। हाँ, वो लिमिट समाप्त हो गया, 18% हो गई, ये हुआ। नहीं वो दूसरा है, वो ये नहीं है। उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पिछले नोटिफिकेशन में वो वर्क्स लोकल अथॉरिटी को कॉन्ट्रैक्ट भी है। ऐड किया था। हाँ वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, ये contract देखिए, ये रहा वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए, हाँ सर, पहले 18 था, उसको बाद किया 12 किया, वापस 18 कर दिया। ठीक है। हाँ, ठीक बात। Whether the activity of selling of space for advertisement in souvenirs is eligible for concessional rate of 5%. ये क्यों लिखा है, मैंने इसको पढ़ा भी नहीं। Selling of space for advertisement in souvenirs is eligible for concessional rate of 5%. अच्छा, रेट नोटिफिकेशन से है, इसलिए मैंने इसको पढ़ा नहीं है, इसको मैं छोड़ भी देता हूँ। Taxability and applicability rate of GST on transport of minerals from mining pit head to railway siding, beneficiaries plant etc. by vehicle deployed with driver for specific duration of time. अच्छा, एक बात बताइए मुझे, इसको मैं जीटीए से साथ रिलेट करना चाह रहा था। ये जो माइनिंग पिट से रेलवे साइडिंग तक जो व्हीकल्स डिप्लॉय करते हैं, ये जो व्हीकल है ये क्या जीटीए वाले होते हैं या ये कोई स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है? ये सर कोई जैसे स्पेशल पर्पस डंपर्स, व्हीकल होता है। लोडर्स, ट्रक एक्सेट्रा। राजेश जी वीडियो ऑफ कीजिए, वीडियो ऑन हो गया आपका। ऑन हो गया। हाँ, अच्छा, तो डंपर्स, लोडर्स, ट्रक एक्सेट्रा गिवन ऑन हायर ऑन माइनिंग लीज ऑपरेटर, एग्जम्प्ट होगा या नहीं होगा?
जीटीए का एग्जाम्शन, जीटीए पे एग्जाम्शन रुकिए, एक वर्ड, एक नोटिफिकेशन आपको दिखाते हैं ताकि और क्लैरिटी आए। ये देखिए, इसको पढ़िए एक बार। क्या एग्जाम कर रहा है? सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जाम्प्ट है, हाँ हाँ एक्सेप्ट जीटीए टैक्सेबल हो जाएगा, एक्सेप्ट कोरियर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक बात है। तो अगर मैं टेम्पो से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता हूं तो एग्जाम्प्ट है या नहीं है? एग्जाम्प्ट है वो। एग्जाम्प्ट है। नॉन जीटीए टेम्पो चला रहा है या कोई और गाड़ी चला रहा है तो एग्जाम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। अब इसी एग्जाम्पशन सीरियल नंबर 19 को ध्यान में रखते हुए अगर आप इसको पढ़ते हैं तो वह पढ़िए। ये जो मैंने सीरियल नंबर लिखा है ये आईजीएसटी का लिखा है, इन्होंने जो सीरियल नंबर कोट किया है वो सेंट्रल टैक्स का किया है, बस यही डिफरेंस है सीरियल नंबर। Representation have been received to clarify the taxability of transport of minerals within a mining area, say within a mining area, say from mining pit head to railway siding, beneficiation plant, etc. by vehicles deployed with driver for a specific duration of time, and whether the same would be covered under this, which exempt transport of goods by road except GTA. बताइए exemption मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा मिलेगा। लेकिन और एक नोटिफिकेशन है, जो अगर आप किराए पे लेते हैं गाड़ी विद फ्यूल, विद और विदाउट ऑपरेटर, तो टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी? अगर विद फ्यूल है तब टैक्सेबिलिटी आएगी, और विदाउट टैक्सेबिलिटी, विदाउट फ्यूल है तो नहीं आएगी। Usually in such cases the vehicles such as tippers, dumpers, loader truck etc. are given on hire to the mining lease operator. ठीक बात है। Expenses for fuel are generally borne by the recipient of services. ठीक बात। या कि विदाउट फ्यूल ले रहा है? हाँ बिल्कुल। The vehicles with driver are at the disposal of the mining lease operator for transport of minerals within mine area as per his requirement during the period of contract. तो मैंने एक ट्रक किराए पे ले लिया, उस पे फ्यूल भी मैं बढ़ाऊंगा, ऑपरेटर उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ऑपरेटर उसका है तो मैं 500 रुपया डेली दूंगा उसको, यही तो होगा। तो क्या इसके लिए अलग से कोई रेट नोटिफिकेशन है? वो फ्यूल वाला लागू हो जाएगा। ये देखिए, such services are nothing but rental services of transport vehicle with operator which fall under 9966. किसमें फॉल कर रहा है? 9966। क्या इस पे रिवर्स चार्ज है? 9966 नहीं, इस पे नहीं है शायद। बाकी लोगों से भी पूछ रहा हूँ क्या इसमें रिवर्स चार्ज है या नहीं है? बॉडी कॉर्पोरेट के साथ है वो। हाँ बॉडी कॉर्पोरेट ही ले रहा है माइनिंग एरिया में। हाँ तब तो है ना सर, रिवर्स चार्ज तो है, ड्राइवर रहेगा तो है सर, है ना। बॉडी कॉर्पोरेट वगैरह तो है। क्या है सीरियल नंबर उसका? 9966। ये ऊपर गया 9966 सर। ये देखिए, अकॉर्डिंगली एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल, ये अभी 178 के इसमें आया है, 177 के सीरियल नंबर पे है सर्कुलर में। Accordingly, as recommended by the GST, it is clarified that where the body corporate hires the motor vehicle for a period of time during which the motor vehicle shall be at the disposal of a body corporate, the service will fall under this, and body corporate shall be liable to pay GST on the same under RCM. ठीक बात? केवल बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर एप्लीकेबल है, सेस के नहीं। यस। इस पे रिवर्स चार्ज भी है। और इस पे जो रेट लगता था वो पहले कितना लगता था? 18%। अब इस पे कितना लगेगा? 12। अब इन्होंने लिखा नहीं है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तब रिवर्स चार्ज है। इसमें मैं लिख देता हूं। हाँ, उसको एक फुट नोट लगा दीजिए वहां। And if recipient is a body corporate
अरे corporate debt RCM. और RCM का रेट क्या है? 12। 5। अच्छा, नहीं अभी जो हम लोग ये कहाँ से notification आया देख है? रहे थे 18 ये से 5 12 किया ना। हाँ 18 से 12 किया, लेकिन वो फॉरवर्ड चार्ज में है, लेकिन RCM है तो 5 है। ये कैसे आया मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन आप चेक कीजिएगा। Any person other than opted to pay tax at the rate of 5% or is unregistered. इसमें भी सिस्टम है भाई, इसमें इन्होंने 9966 का रेट नोटिफिकेशन निकालेंगे तो उनको ऑप्शन दिया गया, तो 5% दीजिए विद आईटीसी या 12% दीजिए विदाउट आईटीसी, ऐसा करके कोई सिस्टम निकाला था इन्होंने। सर ये रेंट ए कैब माना जाएगा? रेंट ए कैब नहीं, नहीं, क्योंकि रेंट ए कैब 2019 में बॉडी कॉर्पोरेट में 5% था, इसलिए आरसीएम। नहीं रेंट ए कैब नहीं है ये। ओके। लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है ये क्या था, ये 5% का हमने किया था। रुकिए, सर रेंट क्या भी था जो आपने लिखा है? हाँ? नहीं रेंट ए कैब पे आरसीएम नहीं है ना। सर आरसीएम है ना रेंट ए कैब के ऊपर। अगर इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट को रेंट ए कैब की सर्विस देता है तो अक्टूबर 2019 के बाद उसके ऊपर 5% आरसीएम पे करना है। कहाँ कौन सा सीरियल नंबर पे है बताइए। अरे रुकिए रुकिए, एक मिनट, रेंट ए कैब ना। यस सर। नहीं मुझे तो नहीं लगता ये है उसमें। कुछ लीज उज पे था सर। नहीं रेंट ए कैब पे कैसे आरसीएम हो जाएगा? ई नहीं, कॉमर्स मैं लीज ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ। नहीं, हाँ लीज तो कहानी अलग है, लेकिन ये तो ई कॉमर्स ऑपरेटर पे जाता है रेंट ए कैब ना, ये कहीं कुछ और बोल रहे हैं। सर बॉडी कॉर्पोरेट लेगा तो 5% था सर। नहीं वो तो अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो वहां पे भी था सर। अगर वो कोई वकील लेता है अनरजिस्टर्ड से, तो वहाँ एक कहानी थी। ये देखिए हम लोग, देखिए ये सारा एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, अच्छा ये मुझे याद आ गया क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। कौन बोल रहा था ये, किसने कहा था रेंट ए कैब? परिमल बोलो सर। हाँ परिमल जी, देखिए यहाँ पर पहले है ना मोटर कैब लिखा हुआ था, ये मोटर कैब हटा के इन्होंने मोटर व्हीकल किया है। नजर आ रहा है आप लोग को? यस यस सर। ये वाला, तो इसको हमने बहुत एनालिसिस किया था, और इस एनालिसिस में ये पता लगा था कि अगर ये रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल है और वो देखिए 2.5 और 6 वो 9966 में जाएगा। इन्होंने 18 कर दिया था क्या? अच्छा यहाँ 18 में आ रहे हैं ये रेंटल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट व्हीकल विथ ऑपरेटर्स, है ना? यस। यहाँ पे फ्यूल की बात नहीं है। अदर देन 1 and 2। ड्राइवर के साथ 18% था सर। हाँ देखिए, अब देखिए, अब ये सर्कुलर को ठीक से पढ़ लीजिए, मैं आपको दोबारा पढ़ लेता हूँ। बंद कैसे होगा? एक बार इसको बंद करने दीजिए। इसमें आपको 9966 के 3 पार्ट हैं। देखिए मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या लिख रहा है, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड या नॉट इंक्लूडेड?
यहाँ पे कहीं फ्यूल तो नहीं ये कहीं। देखिए ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड नहीं है, एक्सक्लूडेड है। तो मैं सिर्फ क्या किराए पे ले रहा हूँ, गाड़ी विथ ऑपरेटर होगा ना सर? सिर्फ मैं ट्रक किराए पे ले रहा हूँ। और अगर मैं ट्रक किराए पे ले रहा हूँ विदाउट फ्यूल ले रहा हूँ, तो वो पहले 18% था, अब कितना है? 12। लेकिन अगर मैं फ्यूल के साथ लूंगा तो, और बॉडी तो कॉर्पोरेट लेगा तो आरपीएम 5%, पे देगा 5%। तो 5%। तो विद और विदाउट फ्यूल में आपको फर्क करना पड़ेगा यहाँ पर। एक जगह सर उन्होंने ऑपरेटर भी तो ऐड किया है, फ्यूल का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ ऑपरेटर का जिक्र किया। अच्छा, अभी जो नोटिफिकेशन आप निकाल रखे थे पहले। ऑपरेटर तो सब जगह है, विद ऑपरेटर। ऑपरेटर सब जगह है राजेश जी। अच्छा, दोबारा नहीं करूंगा। जो आप निकाल रखे थे अभी नोटिफिकेशन पुराना वाला। हाँ हाँ, ये वाला ये देख लीजिए, देखिए नीचे थर्ड वाले में लिख ये रहा है ना, देखिए, with operator। ट्रांसपोर्टर विथ ऑपरेटर हाँ, अदर operator। देन 1 and 2। तो हाँ, 1 and 2 में जो है उसमें कॉस्ट ऑफ ये देखिए, सुनिए ना, यहाँ भी ऑपरेटर का 9966 में सब जगह विद ऑपरेटर है। हाँ ठीक है, 1 2 3 सिर्फ फ्यूल का ही डिफरेंस है। हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां मैं लिख देता हूं, दिस इज ऑल विदाउट फ्यूल। अगर विद फ्यूल होगा देन रेट शैल बी ईदर 5% और 12% विद आरसीएम, नहीं, और विदाउट आरसीएम। ये भी लिख देता हूं, पता नहीं है ना कहां जाएगा, ये डिपेंड करेगा। 5% पे अगर बॉडी कॉर्पोरेट ले रहा है तो आरसीएम में जाएगा, अदरवाइज वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा। चलिए पढ़ लेंगे लोग। ठीक। अच्छा, whether location charges or preferential location charges collected in addition to lease premium for long-term lease of land constitute part of the lease premium or for upfront amount charged for long-term lease of land and are eligible for the same tax treatment। याद है हम लोग आपको बता रहे थे कि वो प्रोविजनल असेसमेंट में ये एक एग्जांपल लिया था हमने कि वो वैल्यूएशन का पार्ट बनेगा या नहीं बनेगा। इसी को उन्होंने किया, बोला कंपोजिट सप्लाई है, लॉन्ग टर्म लीज का पार्ट बनेगा, और अगर एग्जेम्पशन में है तो एग्जेम्पशन मिलेगा। ठीक है। इसको हम लोग देखिए कहीं लिखा होगा, ये देखिए, अलाउइंग चॉइस इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लीज ऑफ प्लॉट। ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन पेमेंट ऑफ ऑनरेरियम टू गेस्ट लेक्चर, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, 18% पे टैक्स लग जाएगा। एडिशनल टोल फीस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? जैसे फास्ट टैग नहीं है तो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो टोल वाला का एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? है तो सर वो टोल ही ना। हाँ, तो जब टोल है तो एग्जेम्पशन है ही है। एग्जेम्पशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेम ट्रीटमेंट में बी गिवन सेम ट्रीटमेंट एज टोल चार्जेस। एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी और इंट्रो वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो बच्चे नहीं हो रहे तो ये सिस्टम उन्होंने है, आईवीएफ करने का है ना, आईआरटी और आईओएफ टेक्नोलॉजी है कोई। तो क्या ये हेल्थ सर्विसेज में आएगा? कायदे से तो आना चाहिए, तो एग्जाम्प्ट है। तो ये सारा उन्होंने लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पे तो लिंक्डइन में मैं कुछ अजीब सी बातें पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ। सेल ऑफ लैंड, बताइए, मैं आपको बताता हूँ। इस पे हमने डिस्कस भी किया था, याद कीजिएगा अमित जी। सर यस सर, है ना, सेल ऑफ लैंड। और एक को लैंड मैंने खरीदा और उस पर मैंने लेबलिंग ये सब करवा दिया, डेवलपमेंट करवा दिया, इलेक्ट्रिसिटी के पोल लगवा दिए, स्ट्रीट लाइट लगवा दिए, इसके बाद मैं प्लॉट काट काट के बेच रहा हूँ। यस सर। बताइए,
तो इन्होंने मैंने- तो अभी जो एडवांस रूलिंग या कुछ भी आया उसमें तो एग्जाम्प्ट कर दिया, गवर्नमेंट ने भी एग्जाम्प्ट कर दिया। सर मैंने कहा था इस पे टैक्स नहीं रहेगा, ये नॉन शेड्यूल में आएगा, शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 में आएगा। हाँ। यस सर। तो ये सर्कुलर भी यही कह रहा है, नो सप्लाई, हम्म। इट इज सेल ऑफ लैंड ओनली, चाहे डेवलप्ड हो या अंडर डेवलप्ड हो। ठीक बात है। लेकिन Yes. इस, अब मुझे बताइए, इस लैंड को आप लेवलिंग करवाने के लिए, ड्रेनेज करवाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी करवाने के लिए इनवर्ट सप्लाई लिया होगा किसी से, तो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? वो तो लगेगा लगेगा ही। सर। उस पर लगेगा ना। हाँ, तो हाँ। कई जगह आप पढ़ेंगे कि ये सर्कुलर कंफ्यूजिंग है। बोल रहा है कि एक तरफ ये कह रहे हैं कि सेल ऑफ लैंड के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इनको अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज ये सब करवाएंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा। तो ये दो बातें क्यों है? दो बातें इसीलिए हैं, ये एक आउटवर्ड सप्लाई है और दूसरा इनवर्ट इनवर्ट सप्लाई। सप्लाई। इनवर्ड सप्लाई है। पढ़िए इनवर्ट बात। सप्लाई की कोई छूट थोड़ी मिलेगी, क्योंकि ठीक। जो सेल कर रहा है उसके लिए तो आउटवर्ड सप्लाई है, वो तो टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट जमा करेगा। चलिए देखिए, लैंड में भी सोल्ड either as it is or after some development such as leveling, laying down of drainage lines, water lines, electricity line, etc. ठीक बात। It is clarified that the sale of such developed land is also sale of land and is covered by serial number 5 of schedule 3. However, it may be noted that any service provided for development of land like leveling this shall attract GST at the applicable rate of service. ये है क्या? अरे बता दीजिए, ये है क्या? इनवर्ट सप्लाई है या आउटवर्ड सप्लाई है? इनवर्ट है। ये, हाँ, ये इनवर्ट सप्लाई है, तो इस पे तो लगेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। आउटवर्ड सप्लाई पे नहीं लगेगा। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि क्लैरिटी रहे। Situation in which corporate recipients are liable to pay GST on renting of motor vehicle designed to carry passengers. ये वही वाला है जो अभी हमने डिस्कस किया। 9966 एप्लीकेबल होगा या 9964 एप्लीकेबल होगा? बता दीजिए। इसमें भी वही फ्यूल वाला कंडीशन देखना पड़ेगा। अगर विद फ्यूल है तो 9966 आरसीएम लगेगा, विदाउट फ्यूल है तो 9964 लगेगा जी। 12% वाला रेट लग जाएगा, है ना। चलिए आगे करते हैं, इसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया आपके साथ। Whether hiring of vehicles by firm for transportation of their employees to and from work is exempt. Transport of passenger by non-air conditional carriage. अब इसमें क्या होता है कि स्कूल्स, कॉलेजेस, सीए इंस्टीट्यूट्स, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट अपने एम्प्लॉइज के लिए बसेस हायर करते हैं। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, जब आप बस हायर करते हैं तो ये कहते हैं कि यहाँ से उठाओ और ये रूट बता देते हैं, इस रूट में एम्प्लॉइज उतरेंगे, यहाँ उतारना और फिर आप अपने चले जाना घर। ठीक बात है। ये जो बस में ड्राइवर किसका होता है? सप्लायर का या रिसिपिएंट का? रिसिपिएंट मान लीजिए स्कूल है, कॉलेज है, आईसीआई है। स्कूल का होगा। स्कूल का सर? नहीं, ओहो, जिसका बस होगा वो सप्लायर होगा। सप्लायर का होगा, जो थर्ड पार्टी है सर, है ना। ऑपरेटर भी इसका, फ्यूल भी इसका, सब कुछ इसका। यस यस। ये तो पर किलोमीटर के बेसिस पे चार्ज कर लेते हैं। यस और नो? तो पर किलोमीटर के पे फिक्स रूट पे वो चार्ज कर लेते हैं, तो इसका एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज का तो टैक्सेबल है, लेकिन नॉन एसी का एग्जेम्पशन है, क्या एग्जेम्पशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर आप इसमें नहीं जाते हैं तो 9964 में पहुंचा देते हैं, 9966 में पहुंचा देते हैं, तब तो टैक्स लग जाएगा। आरसीए में तब चला जाएगा। हाँ, वो डिपेंड करेगा आरसीए में जाएगा कि नहीं। अब पढ़िए, रिप्रेजेंटेशन हैव बीन रिसीव्ड 15B. It is clarified that charter or hire excluded from the above exemption. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, क्या लिखा हुआ है? नॉन एसी, चार्टर और हायर। अरे डॉक्यूमेंट सर वो स्कूल वाले एग्जेम्पशन में मिलेगा सर, ये वहां चेक करना पड़ेगा अपने को। स्कूल का जो एग्जेम्पशन था ना, जहाँ पे अप टू 12th तक एग्जाम था उनको, ट्रांसपोर्टेशन, पिकअप एंड ड्रॉप। अप टू 12
अच्छा, ये रुकिए, मिला रुकिए। सर, नहीं नहीं चार्टर और नहीं, हायर, इसको अभी हाँ, डाला है सर। ये देखिए, नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टू चार्टर और हायर, ठीक बात है। इनको छोड़ दिया जाए तो सेस को एग्जेम्पशन है। तो एग्जाम्पशन है, तो अगर आपने विदाउट फ्यूल लिया है तो टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। पढ़िए इसको, 9966 में आ जाएगी। ये सर्कुलर हमने यहाँ लिखा भी, ठीक है, हमें सर्कुलर यहाँ पढ़ सकते। It is clarified that charter or hire excluded from the above exemption entry is charter or hire of motor vehicle for a period of time where the renter defines how and when the vehicle will be operated, determines schedules, routes and other operational consideration. यानी कौन डिसाइड करेगा? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट डिसाइड करेगा, है ना, तब एग्जाम्पशन नहीं है। लेकिन अगर हाँ। सप्लायर डिसाइड करता है तब एग्जाम्पशन है। In other words, the said exemption would apply to passenger transport service by non-air condition contract falling under 9964, where according to explanatory notes, transportation takes place over predetermined route on a predetermined schedule. The exemption shall not be applicable where contract carriage is hired for a period of time during which contract carriage is at the disposal of service recipient, and the recipient is thus free to decide the manner of uses, subject to conditions of agreement entered into with the service provider. ठीक बात है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा। अरे कॉन्ट्रैक्ट में आप सप्लायर के साथ इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करिए, सर ये रूट है, अब मुझे रेट बता दो, तब टैक्सेबिलिटी आ गई। नहीं नहीं तो एग्जाम्पशन आ जाएगी। अच्छा, अगर मैं रूट टाइम सब बता के लूं तो एग्जाम्पशन है। फ्यूल भी उसका, ऑपरेटर भी उसका, सब कुछ उसका। ठीक बात। बीच बीच में कनेक्शन तो नहीं जा रहा है ना? डबल हो रहा है थोड़ा, हाँ, इको आवाज आ रहा है। साउंड में बहुत मतलब वो क्लैरिटी नहीं जैसे और दिन रहती है। शायद आपका माइक या कुछ, तो ऐसा मतलब आवाज थोड़ा ठीक भी नहीं आ रहा है आज। अरे पहले क्यों नहीं बताया? नहीं, इतना खराब नहीं है कि वीडियो नहीं बने। हाँ सर, वो ठीक, स्टार्टिंग में बहुत था, अभी थोड़ा ठीक हो गया है। पता नहीं मेरा इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है जा रहा है क्यों, समझ में नहीं आ रहा है, जबकि मैंने वायर लगाया हुआ है। वायर का कनेक्शन आना जाना नहीं चाहिए। चलिए लेट अस सी whether supply of service of construction, एक मिनट रुकिए, माइक्रोफोन स्पीकर ठीक तो है। ये बता दीजिए, whether supply of service of construction, supply, installation, commissioning और dairy plant on turnkey basis constitute। turnkey का मतलब मैं आपको लैंड दे दूंगा, आप सब कुछ बना के दीजिए, चाबी घुमाने से मेरा प्लांट चल जाना चाहिए। तो constitutes a composite supply of works contract service and is eligible for concessional rate prior to 18 जुलाई 2022। बता दीजिए, ऐसे ही बता दीजिए, इसमें कोई खास बात है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस क्या डिफाइन करता है कि आप किस पे काम करेंगे तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। किस पे? इमूवेबल। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। आपको मैं डेफिनेशन दिखला देता हूँ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का। कहाँ डिफाइंड है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट? 17 में। तो 117 में डिफाइंड है। अच्छा, 119 है शायद। 119 है। 117 में क्या है? जॉब नहीं, जॉब तो नहीं हो सकता। 119 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये देखिए, मींस ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन फैब्रिकेशन दिस कमिश्निंग ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है ना? तो ये सारे बताइए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा या नहीं आएगा? अरे बोल दीजिए, आप तो डेफिनेशन भी पढ़ लिया आपने। सर डेयरी प्लांट जो है, कोई भी प्लांट हो, मैंने आपको लैंड दिया, जमीन पे काम कर रहे हैं तो वह कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट में आएगा सर। हाँ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में आएगा। तो ये देखिए, ये लिख भी दिया इन्होंने। चलिए,
एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन टिकट्स फॉर प्राइवेट फेरी यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, बताइए, ये सब हमने किया हुआ है। एग्जेम्प्ट है। केरला से लक्षद्वीप जा रहा हूं, हाँ उसमें लोकल पैसेंजर भी ट्रैवल करते हैं हाँ, और टूरिस्ट के लिए कैबिन भी बनाया हुआ है। तो टूरिस्ट केबिन वाला टैक्सेबल है, बाकी एग्जेम्प्ट है। नहीं, टूरिस्ट कैबिन वाला भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि वो अच्छा। जनरली पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये, ओहो, याद है आपको? हाँ चार्टर रहेगा तो नहीं है। हाँ, प्राइवेट फेरी है, तब तो टैक्स हाँ भी आएगी ना, इसमें ये सब हाँ। लिखा होगा, लेकिन मैं आपको वो लैंग्वेज दिखाता हूँ। टूरिस्ट एग्जेम्पशन में आना है, चाहिए, टूरिस्ट लिखने से आना चाहिए। एग्जेम्पशन वाले में है। नहीं आया, क्या लिखने से आएगा? एक्सेप्ट, चलिए इसी में मिल जाएगा। Representation have been received seeking clarification on applicable GST on private ferry tickets. It has been stated that these private ferries are used as means of transport from one island in another in Andaman and Nicobar Island. ठीक है, और ऐसे बहुत जगह हैं। और आप टूर में देखेंगे तो दिखाई देगा 54, 55 और 63 है। अब देखिए, अंडमान निकोबार आइलैंड में ये 6 आइलैंड है, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से ऐसे ये प्राइवेट फेरी चलते हैं, ठीक बात है। हाँ, प्रीडोमिनेटली, ये देखिए एग्जैक्ट वर्ड यही है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस। मैंने एग्जांपल क्या लिया था कि केरला से लक्षद्वीप अगर जा रहा है वो लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसमें 2-3 कैबिन अगर बना दिया जाता है टूरिस्ट पर्पस के लिए तो भी एग्जेम्प्ट है, क्योंकि प्रीडोमिनेटली टूरिज्म नहीं है, ठीक बात है। ओके, अब आगे इट इज क्लैरिफाइड। अब ये हमें चेक करना पड़ेगा, ये प्राइवेट फेरी प्रीडोमिनेटली टूरिस्ट है या फिर जनरली लोकल पैसेंजर के लिए। तो अगर प्रीडोमिनेटली टूरिस्ट होगा तो टैक्सेबल होगा, लोकल पैसेंजर के लिए होगा तो एग्जेम्प्ट होगा, ठीक बात। ओके। It is clarified that this exemption would apply to tickets purchased for transportation from one point to another, irrespective whether the ferry is owned or operated by a private sector enterprise or by a PSU government, ठीक बात। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ये सब का मतलब लिख दिया है, तो आप ये समझ लीजिए, हाँ, only exclusion is on transportation which is predominantly for tourism, such as services which may combine with transportation, sightseeing, food and beverages, music, accommodation such as shikara, cruise, etc. आया। तो ये सर एक 17 नंबर के पॉइंट वॉक्स कॉन्ट्रैक्ट में क्वेश्चन था, जो 12% आप बता रहे हो, ये 12% गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट को? तुमने पढ़ा नहीं। गवर्नमेंट तो 12% में है ही है अभी भी। आई एग्री, मैं वही पूछ रहा हूँ सर, वही क्लियर। हाँ 12% में अभी भी है। नहीं सर, वो 12% में नहीं, वो 18% हो गया 18 जुलाई के बाद। सबके लिए, गवर्नमेंट के लिए भी। यस सर, मेरा वही था कि 12% आपने बताया, वो नॉन गवर्नमेंट के लिए है कि किसके लिए? नहीं, आप क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए 18 हो गया है। यस सर, वो जो लास्ट नोटिफिकेशन आया था 18 जुलाई 2022 ना को। ना 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 ना, गवर्नमेंट को 12% आज भी है, नहीं, और शेष को छोड़ के 18 है। नहीं, आज सभी के लिए 18 हो गया है। यस एग्री, सभी के लिए 18 हो गया है ना, चाहे वो गवर्नमेंट तो हो जो या ये नॉन नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट। 12% लिखा था सर, वो किसके लिए था? ये 18 जुलाई से पहले का है, 12। ओके ओके ये ओके देखिए 18 जुलाई से पहले। 18 जुलाई पहले। ओके सर, अब ये लैंड वाले में भी मेरा क्वेश्चन, अगर आप उसको ओपन करें सर, लैंड के अंदर अगर हम लोग जिस तरह से इन लोगों ने सर्विसेज बताई है, अगर हम उतनी ही सर्विस देते हैं तब वो एग्जाम्प्ट है। अगर हम उसको ज्यादा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल लैंड अगर हम प्लॉटिंग करते हैं तो कुछ ज्यादा सर्विसेज भी देते हैं रिगार्डिंग टू इंडस्ट्रियल, अगर हम लोगों ने क्वार्टर्स वाटर्स के लिए भी थोड़ी सी जगह बना के रखते हैं, देन इट इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल एक्सेट्रा लिख रहा है। परिमल जी। यस सर, कह रहा हूँ एक्सेट्रा लिख रहा है। ओके ओके, करें आगे।